हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी उतनी शानदार तरीके से चल रही होंगी। तो फ्रेंड्स, हम एमपीटेट वर्ग 3 का यहाँ पे चौथा लेक्चर लेके आए पॉलिटी के लिए। तो हम बात करेंगे आज हम भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली हो गई है ना, सरकार का स्वरूप, स्थानीय सुशासन की बात हो गई जिसमें 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, और एग्जाम की दृष्टि से देखे जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम इनके एमसीक्यूज और जो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम थोड़ा थ्योरेटिकल जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए हमारे उनको कवर करेंगे, है ना। तो चलते फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे डिस्कशन को। तो आज हमारे साथ जो भी नया कैंडिडेट जुड़ा है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर करें। इसके पूर्व हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि मौलिक अधिकार हो गए ना, अनुच्छेदों की बात हो गई, डीपीएसपी की बात हो गई, है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना को भी देखा था, वही हमने नीति आयोग की भी चर्चा की थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे इस लेक्चर सीरीज में। तो फ्रेंड, जिसने भी अगर नहीं देखे होंगे तो उन लोग प्लेलिस्ट में, हमारे प्लेलिस्ट में जो 2-3 लेक्चर डले हुए हैं पॉलिटी से संबंधित, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा हम लोगों ने डिस्कशन किया था उस लेक्चरों में। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे डिस्कशन को, जो कि काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है हमारे परीक्षा में। जो भी अब कम वक्त को हम जितना भी अच्छा हम कर सकते हैं उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहते हैं और प्रैक्टिस को सीरीज को इस लेक्चर के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो इसमें लोकतंत्र की कार्यप्रणाली की, जिसमें सरकार के 3 मुख्य अंग, जो कि जैसे विधायिका हो गया, है ना, विधायिका की बात हो गई, कार्यपालिका की बात हो गई, है ना, वही अगर न्यायपालिका की बात हो गई, तो यह तीनों ही मतलब तीनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र है, जो कि जनता की सेवा के लिए कार्यरत है ना। शासन के जो भी संवैधानिक तंत्र के रूप में ये एक दूसरे साझा करते हैं। अब बात करते हैं हम ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र, जो कि हमारे भारत देश में अपनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जो कि वास्तविक प्रमुख होता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वो कार्यकारी प्रमुख होता है ना। जो भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री उसका वास्तविक कार्य प्रमुख होता है। लोकतंत्र के आधार की बात करें तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। जो भी हम जनता द्वारा चुनते हैं सरकार, वही इसका आधार होती है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका शक्तियों का पृथक्करण, जो कि हमने डिस्कस किया अभी, है ना। भारतीय संसदीय संप्रभुता और न्यायिक समीक्षा दोनों को मान्यता देता है। भारत क्या करता है, संसदीय संप्रभुता, है ना, संसद जो कि अपने कानून बनाना, है ना, नीति निर्माण करने का काम करता है संसद। वही न्यायिक समीक्षा की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हो जाता है ना, हाई कोर्ट हो जाता है। दोनों ही अपने अपने लिए स्वतंत्र है, दोनों ही जनता के सेवा के लिए अपने 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 तरीके से कार्य करती है ना। समान व सार्वभौमिक वयस्क मत, जो कि 18 वर्ष के ऊपर जो भी आयु पूर्ण कर लेता है उसे दिया जाता है। लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र जो कि गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी स्वरूप को दर्शाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले स्लाइड पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे मुख्य पहले पॉइंट से हो जाता है, जो कि प्रधानमंत्री, जो कि संसदीय लोकतंत्र का ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख कौन होता है, वास्तविक प्रमुख होता है या कार्यकारी प्रमुख होता है। तो वास्तविक प्रमुख की बात करें तो हम प्रधानमंत्री को देखते हैं ना। वही पूछ लिया जाएगा कि लोकतंत्र का आधार क्या है, तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है। इसी तरह से ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले स्लाइड पे। बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। तो इसमें हमें प्रशासन 2 स्तरों पर देखने मिलती है, एक तो केंद्रीय स्तर की बात हो या राज्य स्तर पर, है ना।
तो केंद्रीय स्तर पर देखें तो आपको संपूर्ण देश के लिए देखने को मिलता है, वही राज्य स्तर पर राज्य की बात करता है। अब दोनों का ही कार्य क्या देखते हैं, जनता की सेवा करना है ना, जनता के लिए ही नीतियों की व्यवस्था करना है ना। अगर हम केंद्रीय स्तर पर बात करते तो जहाँ हमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व सिविल सेवक को देखने को मिलता है ना, वही अगर राज्य स्तर पर बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य परिषद और अन्य राज्य की सेवा के अधिकारी देखने को मिलते हैं। वही अगर बात करें स्थानीय स्तर पर तो हमें पंचायत, जो कि 73वें संविधान संशोधन है ना, 74वें संविधान संशोधन में हमें नगर पालिकाएं देखने को मिलती है ना। उसी तरह ठीक फ्रेंड, प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, नीतियों का कार्यान्वयन करना और जनता की सेवा को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। जो कि हमने सेवाओं की बात की, जो कि आईएएस प्रशासनिक सेवा है, पुलिस सेवा आईपीएस होती है ना, राजस्व सेवा, ये अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से भी। चलते अगले स्लाइड पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो कि हम लोग फैक्ट के रूप में थोड़े थोड़े देख लेते हैं। अंत में हम इन सबके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, जो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड है, जो भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखते हैं संगठनात्मक शासन की। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जैसा कि सरकार के विभिन्न अंग है ना, सरकार के विभिन्न अंग, जो विभागों का व्यवस्थित ढांचा, जो कि शासन प्रशासन हो गया या फिर विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाता, वही क्या हो जाएगा, संगठनात्मक हो जाएगा है ना, संगठन हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम बात करें तो इसके 3 अंग देखने को मिलते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में देखने को मिलती है। अगर हम केंद्रीय स्तर पर बात करें तो हमें संसद देखने को मिलती है, संसद के अंतर्गत हमें लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व सुप्रीम कोर्ट भी हमें देखने को मिलती है केंद्रीय स्तर पर। राज्यों की बात करें तो हमें विधानमंडल है ना, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद भी आती है। जैसे विधान परिषद की बात करें तो हमें 6 राज्यों में हमें देखने को मिलती है। वही राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय हमें देखने को मिलते हैं। अगली बात करें पंचायत और नगर पालिका की, तो जिसमें हमें ग्रामीण और शहरी स्तर पर सुशासन को देखने को मिलता है। संगठनात्मक ढांचे की बात करते हैं, इसमें संघीय और एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण रूप देखने को मिलता है हमको। इस तरह से फ्रेंड काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से भी। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। बात करते हैं प्रशासनिक शक्तियों का केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन। जहाँ सरकार की जो शक्तियाँ होती है वो अलग अलग अंगों में बटी होती है ना, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर। बात करते हैं हम संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन दिया गया है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाएगा कि संविधान की शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो 7वीं अनुसूची। इस तरह से हम बात करें, संघ सूची हो जाती है, राज्य सूची हो जाती है, समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो इसमें 100 विषय हमें देखने को मिलते हैं। 100 विषय के अंतर्गत हमें रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा और आदि आते हैं। ठीक है। वही अगर राज्य सूची की बात करें तो इसमें पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। ये ऐसी सूचियाँ होती है फ्रेंड्स, जिसपे राज्य मतलब खुद कानून बनाता है अपने यहाँ। जैसे पुलिस पे हो गया है ना, या फिर स्वास्थ्य पे हो गया, कृषि पर हो गया, तो खुद ही राज्य अपने स्तर पर कानून बनाता है विधानसभा के माध्यम से। उसी तरह फ्रेंड्स समवर्ती सूची, जहाँ संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, इसमें 47 विषय होते हैं, जिसमें शिक्षा आ जाती है, विवाह, वन हो जाते हैं, श्रम कानून आदि आते हैं इसके अंतर्गत भी। विवाद होने पर संघ कानून को वरीयता दी जाती है, मतलब राज्य और संघ के बीच में अगर कानून के वह संघ के कानून को वरीयता दी जाएंगी है ना, राज्य सूची की अपेक्षा। बात करते हैं आपातकाल की स्थिति में केंद्र की शक्तियाँ अत्यधिक बढ़ जाती है, जो कि देखा था हम लोगों ने है ना, जहाँ पे हम लोगों ने 352 और 360 जहाँ आपातकाल की शक्तियाँ देखी थी, उसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। जहाँ जैसे संसद किसी भी राज्य पर कानून बना सकती है ना, 352 में हम लोगों ने देखा था जैसे। और मौलिक अधिकारों की भी सीमाएं लग जाती है उसमें। केंद्र और राज्य के शक्ति संतुलन में केंद्र पक्ष में हो जाता है ना, केंद्र के पक्ष में सारे ही कानून हो जाते हैं। चलते फ्रेंड्स अगले स्लाइड पर।
सरकार का स्वरूप देखते हैं, जिसमें संघीय गणराज्य की बात की है, जिसे फेडरल रिपब्लिक कहते हैं, है ना। जहाँ राज्य और केंद्र सरकार जो होती है उसके बीच में शक्तियों का विभाजन हो जाता है ना। जहाँ पे संवैधानिक विभाजन भी होते हैं ना, जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्य में बढ़ जाती है, कुछ शक्तियाँ। कुछ स्वतंत्र राज्य सरकारें भी होती है, जिसमें विधायिका हो गई है ना, और कार्यपालिका के मध्य कुछ मामले स्वतंत्र होते हैं इनमें। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसमें संविधान की प्रस्तावना, जहाँ लोकतंत्र, गणराज्य, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। वही देखिए हम संसदीय प्रणाली की, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संसद के प्रति राष्ट्रपति किस प्रकार का होता है ना, तो नाम मात्र का प्रमुख होता है या फिर वास्तविक प्रमुख होता है। सरकार के 3 स्तर होते हैं, जहाँ केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर होते हैं, जो कि हमने देखा था पहले। न्यायपालिका का स्वतंत्रता है, पर संविधान द्वारा नियंत्रित है। चलते अगले स्लाइड पर, बात करते हैं विधायिका की। तो विधायिका की बात करें तो इसमें विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना और साथ ही नीतियों पर नियंत्रित रखना, है ना, नीतियों पर नियंत्रित रखने का कार्य करती है। ये साथ साथ इसमें इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो यह बजट पास करना हो गया, है ना, बजट, और सरकार पर निगरानी का रखने का कार्य, है ना, नए कानून बनाने की बात हो या फिर जनता की इच्छा की प्रतिनिधित्व भी देखने को हमको मिलता है। केंद्रीय स्तर पर बात करें तो हम संसद, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिलता है ना, संसद के अंतर्गत। लोकसभा में अगर सदस्यों की बात करें तो अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, है ना। राज्यसभा की बात करें तो इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। राज्य स्तर पर बात करें तो विधानसभा होती है, जिसमें न्यूनतम 60 सदस्य रह सकते हैं विधानसभा में, और अधिकतम 500 सदस्य तक हो सकते हैं, है ना। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पे 230 सीटें हमें देखने को मिलता है विधानसभा में, है ना। जिसमें से 35 सीटें एससी की हो जाती है, 35 सीटें एससी की देखने को मिलती है। वही 45 सीटें हमें एसटी कैटेगरी की देखने को मिलती है। चलिए अगले टॉपिक पे, कुछ राज्यों में सदनी विधानसभा विधानमंडल है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था विधान परिषद में, जिसमें 6 स्टेटों में हमें देखने को मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमें द्विसदनी विधानमंडल देखने को मिलता है। संसद सत्र की बात करते हैं, इसमें बजट सत्र आता है ना, इसमें वर्षा सत्र आता है ना, शीतकालीन सत्र हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से फ्रेंड ये 3 सत्र हमें देखने को मिलता है संसद सत्र के अंतर्गत। विधेयक पास होने पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनता है। कोई भी कानून जब इसमें पारित होता है, विधेयक विधान उसमें लोकसभा में हो, है ना, संसद में हो, तो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेंगी उसके बाद ही यह कानून बन पाता है, एक्ट बन पाता है। चलते फ्रेंड अगले स्लाइड पे, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, जहाँ पे लोकतंत्र की बात करते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार, संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा की बात करता है ना। वही प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, जिसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन हमें देखने को मिलता है। संगठनात्मक शासन की बात करते हैं, जिसमें 3 अंग देखे थे हम लोगों ने, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना। शक्तियों की विभाजन की अगर बात करें तो इसमें हम लोगों ने, जो कि भाग 7 में हमें देखने को मिलता है ना, संघ सूची, राज्य सूची, जिसमें सॉरी, इसमें हम लोगों ने जो देखा था ना, समवर्ती सूची, उसमें अनुसूची 7 में हम लोगों ने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में देखा था, है ना। सरकार का स्वरूप की बात करें तो इसमें संघीय, संसदीय और धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य की बात होती है ना। विधायिका की बात करें तो इसमें संसद आता है, संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा में देखने को मिलती है। विधानमंडल कानून निर्माण करने का कार्य करता है ना। चलते अगले स्लाइड पर, बात करते हैं कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका जो कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या करता है, लागू करने का कार्य करता है।
प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने का कार्य करता है कार्यपालिका। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रमुख की, जो कि राष्ट्रपति होता है, जो कि आर्टिकल की बात करते हैं हमें आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद देखने को मिलता है। वास्तविक कार्यपालिका की बात की जाए तो यह प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जो कि अनुच्छेद 74 के तहत हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो यह 5 वर्ष अनुच्छेद 56 में हमें दिखाई देता है। चुनाव की बात करें तो निर्वाचक मंडल होते हैं जिसमें एमएलए एमपीज आते हैं। राष्ट्रपति के पद की रिक्तियाँ, जो कि उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। अगर राष्ट्रपति के पद कभी रिक्त होता है ना, तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभालने का कार्य करता है। उपराष्ट्रपति की बात की जाती है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि आर्टिकल 64 के अंतर्गत दिया हुआ है। प्रधानमंत्री की बात करें तो लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देती है, सामूहिक उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होती है। मंत्रिपरिषद क्या होती है? सामूहिक उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होती है। कुछ मुख्य आर्टिकल की बात करें जो कि हम लोगों ने इसमें देखे हैं, जो कि राष्ट्रपति का पद 52 में देखने को मिला है ना। 53 में कार्यपालिका शक्ति देखने को मिलती है राष्ट्रपति की, वही हमें चुनाव 54 में देखने को मिलता है आर्टिकल। 75 में हमें मंत्रिपरिषद देखने को मिलती है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी देखने को मिलती है। 76 के अंतर्गत आर्टिकल अटॉर्नी जनरल का पद हमें देखने को मिलता है। इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो साथियों, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बताइएगा, है ना। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? चलते हैं अगले स्लाइड पर। बात करते हैं न्यायपालिका की, जिसमें हमें एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है, जो कि कानूनों की रक्षा करने की बात हो या फिर किसी भी तरह के विवादों को निपटारे की बात हो, है ना। और साथ ही साथ यह संविधान के अनुसार न्याय प्रदान करती है ना। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो इसमें आर्टिकल 124 से 147 के बीच हमें देखने को मिलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये 124 से 147 हो जाएंगे फ्रेंड। बात करते हैं इसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कुछ अन्य न्यायाधीश हमें देखने को मिलते हैं। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हमें देखने को मिलते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश। सेवानिवृत्ति की आयु कितनी? 65 वर्ष हमें देखने को मिलती है। शक्तियों की बात करें तो मूल अधिकारों की रक्षक होते हैं, जो कि आर्टिकल 32 में रीट का प्रावधान है, जिसमें 5 तरह के रीट हमें देखने को मिलते हैं ना। वही न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशरी रिव्यू देखने को मिलता है। परामर्शी अधिकार हो जाते हैं, जो कि 143 के अंतर्गत, जो कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का भी कार्य करता है। बात करें उच्च न्यायालय की तो आर्टिकल 214 से 231 के बीच हमें देखने को मिलते हैं। इसमें न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष दी गई है। जनहित याचिका PIL की बात की गई है ना, 1980। न्यायमूर्ति PN भगवती ने शुरू की थी, है ना। चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, है ना। जनहित याचिका किसने शुरू की थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। चलते अगले स्लाइड पर। बात करते 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की, जहाँ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है ना। अगर पारित होने की बात करें तो संसद में 1992 में पारित होता है ना। लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से। पारित करने की तारीख जो कि 1992 में हमें दिखाई देती है ना, लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। मुख्य प्रावधानों की अगर बात करें तो यह हमें भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में हमें देखने को मिलता है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अनिवार्य है ना, जो कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिसके अंदर जनपद पंचायत, ब्लॉक स्तर पर देखने को मिलते हैं।
वही जिला परिषद हमें देखने को मिलती है। इस तरह से फ्रेंड्स यह 3 प्रकार की पंचायती व्यवस्था देखने को मिलती है हमें। बात करें ग्राम सभा की, जिसमें सभी वयस्क मतदाता सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, है ना? जिसमें पंच होते हैं, सरपंच होते हैं ना, ये इस तरह से यह ग्राम सभा हमें देखने को मिलती है। आरक्षण की बात करें तो एस टी एस सी महिलाओं को 1/3 सीटों पर, जो कि कई राज्यों में 50%, कई राज्यों में 33% हमें महिला आरक्षण देखने को मिलता है। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का हमें देखने को मिलता है। चुनाव की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। वित्तीय प्रावधानों की बात करें तो राज्य वित्त आयोग हर साल 5 साल में गठित होता है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत कितने 29 विषयों को पंचायत के अंतर्गत दिया गया है ना? तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से हमारे परीक्षा की दृष्टि से 73वां संविधान संशोधन, ये कुछ डेट्स इसकी हो जाती है ना। साथ ही साथ ये भाग जो कि 9 में है, 243 से 243 के बीच में। त्रिस्तरीय पंचायतों की बात की हमने, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो कि जनपद पंचायत, ब्लॉक स्तर हो गया है ना, गांव स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। साथ ही साथ ग्राम सभा की बात की, जो कि वयस्क मतदाता सदस्य जुड़ते हैं ना। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने देखी। चलते अगले स्लाइड पर, बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 में हमें दिखाई देता है। जहाँ इस शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है ना। पारित संसद में कब पारित हुआ? 1992 में पारित हुआ था ना। वही लागू कब हुआ? 1 जून 1993 को यह लागू होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे दोनों ही, है ना। मुख्य प्रावधानों की अगर बात करें तो यह भाग 9A में हमें दिखाई देता है, जो कि आर्टिकल 243 से 243 ZG तक के हमें देखने को मिलता है। इसके शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएं संस्था है, जो कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम हमें त्रिस्तरीय हमें देखने को मिलती है ना। नगर पंचायत की बात करते हैं छोटे कस्बों में के लिए देखने को मिलती है, नगर पालिका जो कि मध्यम आकार के शहरों के लिए। साथ ही साथ नगर निगम की बात करें तो यह बड़े शहरों के लिए देखने को मिलती है। नगर परिषद में महापौर और पार्षद भी सम्मिलित होते हैं, जैसे जनता द्वारा चुने जाते हैं डायरेक्टली, है ना। वही आरक्षण जो कि SC ST महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, कई 1/3 होती है तो कई 50% आरक्षण देखने को मिलता है हमें। कार्यकाल की बात करें तो यह 5 वर्ष का देखते हैं। चुनाव की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। वित्तीय प्रावधानों की बात करें तो राज्य वित्त आयोग गठित किया गया है, जो कि 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई, या जो कि नगर पालिका को 18 विषय दिए गए इसके अंतर्गत, जैसे सड़क, जल, स्वच्छता, शिक्षा हो गई, है ना, स्वास्थ्य हो गया। अन्य इस क्षेत्र में विषय में 18 विषय के अंतर्गत इसे जोड़े गए। चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड थी ये भी, है ना। चलते अगले स्लाइड पर, बात करते हैं 73वें 74वें संविधान संशोधन की, जो कि हम लोगों ने देखा। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से इसको आप लर्न करने के लिए यहाँ दिया गया है इस स्लाइड को, जिसमें आप लागू होने की डेट देख 24 अप्रैल 1993 देख सकते हो ना। 1 जून 1993 को लागू हुआ। भाग की बात करें तो यह 9 में, है ना, 9A में हमें दिखाई देता है भाग। अनुच्छेद की बात करते तो पंचायत हमें 243 से 243 में दिखाई देते हैं, है ना। तो इसका वो अपना जो 9 भाग भी याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। साथ ही साथ 243P से 243ZG के बीच हमें अनुच्छेद देखने को मिलता है ना। म्यूनसिपालिटी अनुसूची की बात करते हैं 11वीं अनुसूची में, जो कि 29 विषय हमें पंचायत के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। साथ हमें 12वीं अनुसूची जो कि 18 विषय हमें नगर पालिका इसके अंतर्गत देखने के मिलते हैं। स्तर की बात करें तो यह जो कि पंचायत त्रिस्तरीय देखने को मिलती है, पंचायती राज, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। वही हमें नगर पालिका त्रिस्तरीय दिखाई देती है, जो कि नगर निगम हो गया, है ना, नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया। पंचायत की बात करें तो यह ग्रामीण स्तर पर दिखाई देती है। वही म्यूनसिपालिटी की बात करते हैं शहरी स्तर पर देखने को मिलती है। प्रमुख संस्था की बात करें तो इसमें ग्राम सभा हो जाती है ना पंचायत में।
वही म्यूनसिपालिटी की बात करें तो उसमें नगर पालिका परिषद हो जाती है, नगर निगम हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, है ना। चलते अगले स्लाइड पर। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, जो कि पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय बात की हमने। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो कि जनपद, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, 5 वर्ष का चुनाव, 21 वर्ष की आयु सदस्य चुनी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते अगले स्लाइड पर। शहरी स्थानीय सुशासन की बात करते हैं, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो आप देख लीजिएगा। पंचायत राज समिति की बात करें तो इसमें इसके लिए शॉर्ट ट्रिक दी गई है। तो शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं हम लोग। बोलो अच्छा जीवन लो ठाठ से, बोलो अच्छा जीवन लो ठाठ से। वो से हो जाएगा बलवंत राय समिति, जो कि 1957 में बनी थी। इसे ही पंचायत राज का जन्मदाता भी माना जाता है इस समिति को। कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में गठित हुई थी। अच्छा से क्या हो जाएगा? अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में गठित हुई थी। द्विस्तरीय प्रणाली की बात करती थी। इसके बाद होता है जीवन से जीवीके राव समिति, जो कि 1985 में गठित हुई थी। जिला परिषद सर्वोच्चता की बात करती है। लो से हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि 1986 में गठित हुई थी। इसी के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज समिति इसको। ठाठ से हो जाएगा ठक्कर समिति, जिसमें 1988 के तहत इसमें गठित किया गया था, जिसमें SC/ST आरक्षण की चर्चा की गई है। इस तरह से फ्रेंड्स यह काफ़ी इंपॉर्टेंट समितियाँ हो जाती है पंचायती राज के अंतर्गत। चलते अगले स्लाइड पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसमें स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जो कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। इसके अध्यक्ष की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनके सदस्य की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक अध्यक्ष होते हैं, न्यायाधीश होते हैं ना। साथ ही साथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और 2 मानवाधिकार से जुड़ी हस्तियां हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ महिला सदस्य, जो कि महिला आयोग से जुड़ी होती है। इस तरह से फ्रेंड्स इसके सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होते हैं, और 70 वर्ष की आयु से पहले होता है ना। कार्य की बात करें तो मानव अधिकारों का हनन की जांच करना, है ना। सिफारिशें करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, और जागरूकता फैलाना मानवाधिकार से संबंध में। इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है डेट्स आपके लिए। स्थापना हो या फिर अध्यक्ष की बात हो गया कि कौन मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना। किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था? तो 1993 के अधिनियम के अंतर्गत। इसके सदस्य की बात करेंगे तो महिला सदस्य होती है या नहीं, इस ऐसी वैसा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। कार्यकाल पर चर्चा कर ली जाएंगे प्रश्न के अंतर्गत। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से आप लोगों के लिए। बात करते हैं मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की, जो कि राज्य मानवाधिकार आयोग है आपका। स्थापना की बात करें तो इसमें 13 सितंबर 1995 के अंतर्गत देखने को मिलती है। कानूनी आधार की बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करती है भोपाल में दिखाई देता है। संरचना की चर्चा करें तो इसमें अध्यक्ष, जो कि राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सदस्य की बात करें तो इसमें अधिकतम 2 सदस्य होते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया कैसी होती है? जिसमें चयन समिति होती है इसके लिए, नियुक्ति प्रक्रिया के लिए, जिसमें CM, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता होते हैं। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल वही 5 वर्ष होती है। इस तरह से फ्रेंड्स यह मानवाधिकार आयोग भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें से कुछ फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे स्थापना की तिथि हो गई हो, है ना। कानून आधार हो गया हो, जैसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, मुख्यालय की बात हो गई। तो इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं आपके लिए। चलते अगले स्लाइड पर बात करते हैं इनके कार्य की, अधिकार की। तो कि मानवाधिकार का उल्लंघन होने पर इसकी जांच करती है, जेल सुधार गृह निरीक्षण करती है ना।
पीड़ितों को राहत मुआवजा की सिफारिश भी करने का कार्य करती है, सरकार को सुझाव देती है, साथ ही साथ रिपोर्ट भी देती है ना। राज्य सरकार को रिपोर्ट देना, विधानसभा में प्रस्तुत करना ये अनिवार्य होता है, ये इसका मुख्य कार्य है ना। चलते अगले स्लाइड पर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में अंतर की। तो ये अंतर आप लोगों के लिए याद करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली आप दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं। जैसे बात करें यहाँ से मुख्यालय, तो इसमें नई दिल्ली में दिखाई देता है, यहाँ पे भोपाल में दिखाई देता है राज्य मानवाधिकार आयोग। दोनों का जो भी अधिनियम है वो सेम है, जो कि 1993 में हमें दिखाई देता है। स्थापना की बात करें तो यह 13 सितंबर 1995 को देखने को मिलता है। वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमें 12 अक्टूबर 1993 को दिखाई देता है ना। बात करते हैं अध्यक्ष की, तो यही भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत इसमें राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। सदस्य की बात की तो इसमें अध्यक्ष, 4 सदस्य, 4 अंशकालीन सदस्य होते हैं। वही राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया भी हम लोगों ने देखी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, विपक्ष के नेता, है ना, चेयरमैन का चयन करते हैं यह एक समिति के माध्यम से। उसी तरह राज्यपाल द्वारा इसमें सीएम हो गया, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, गृह मंत्री हो गए, विपक्ष के नेता एक चयन समिति बनाते हैं। उन्हीं का चिन्हित राज्यपाल करते हैं, जो चयन समिति सिफारिश करती है उसी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा कर दी जाती है अध्यक्ष के लिए। तो इसी तरह फ्रेंड्स, कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 5 वर्ष और 70 वर्ष से जो भी पहले तक हो वो होती है। साथ ही साथ राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो दोनों में समान कार्य अवधि हमें देखने को मिलती है। कार्य की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग उल्लंघन की जांच करता है, तो वही राज्य स्तर पर उल्लंघनों की जांच करता है। इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है फैक्ट आप लोगों के लिए। चलते अगले स्लाइड पर। रिपोर्ट जो कि यह भारत संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, या राज्य स्तर पर विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है ना राज्य मानवाधिकार आयोग। चलते अगले स्लाइड पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के यहाँ फैक्ट खत्म हो चुके हैं आज के, और आज के फैक्ट के ऊपर आज हम यहाँ PYQ और MCQs का प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य फैक्ट हम लोगों ने आज डिस्कस किए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके एग्ज़ाम ओरिएंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, चाहे वो डेट से रिलेटेड हो या फिर प्रावधानों से, है ना, या फिर कार्य से रिलेटेड हो। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली की अगर बात करें तो यह भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है ना, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं इसके अंतर्गत, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत। बात करते हैं हम राष्ट्रपति प्रणाली की, तो यह कहाँ पे, यह अमेरिका में हमें देखने को मिलती है ना, जिसमें राष्ट्रपति सर्वप्रमुख होता है। वही बात करें राजशाही की, तो यह राजशाही राजा का सर्वोच्च होता है, जिसमें राज्य का सर्वोच्च होता है, जो कि ब्रिटेन की संविधानिक राजशाही हमें देखने को मिलती है। तानाशाही की बात करें तो यह सत्ता एक व्यक्ति के पास होती है, जिसमें जनता की भूमिका न के बराबर होती है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद की सर्वोच्चता किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसदीय संप्रभुता, जो कि इसके सिद्धांत पर आधारित है ना, जो कि संसद कानून बनाने में सर्वोच्च है। बात करते हैं शक्तियों के पृथक्करण की, तो यह हमें अमेरिका की विशेषता देखने को मिलती है ना, भारत में इसका आंशिक रूप ही हमें देखने को मिलता है। न्यायिक समीक्षा की बात करें तो यह सुप्रीम कोर्ट संसद के कानून को संवैधानिक जांच करता है इसमें। एकात्मकता की बात करें तो यह भारत में अर्धसंघीय है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सप्तम अनुसूची में हमें देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, है ना। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है हमें, है ना। प्रथम अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण हमें देखने को मिलता है। वही बात करें 12वीं अनुसूची की, तो इसके अंतर्गत हमें नगर पालिका जो कि कितने विषय दिए गए, इसमें 18 विषय देखने को मिलते हैं नगर पालिका में। पंचायत की बात करें तो इसमें हमें 29 विषय हमें देखने को मिलते हैं 12वीं में। इस तरह से फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये भी, है ना। क्वेश्चन 4 देखते हैं, संघ सूची में कितने विषय होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 100 विषय होते हैं, है ना। वही अगर बात करें हम राज्य सूची की, तो इसमें हमें 52 विषय देखने को मिलते हैं ना। वही अगर बात करें हम संवर्ती सूची की, तो इसके अंतर्गत हमें 47 विषय हमें देखने को मिलती है। इस तरह से फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विषय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो कि नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है ना, और संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। वही प्रधानमंत्री की बात करें तो यह हमारा वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है, जो कि नीतियों को निर्माण का कार्य करता है, नीतियों को चलाता है। संसद की बात करें तो यह विधायिका का भाग है ना, कार्यपालिका का नहीं है, विधायिका का भाग है। सुप्रीम कोर्ट जो कि न्यायपालिका का प्रमुख कहलाता है हमारे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में विधान पालिका कितने सदनों से मिलकर बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सदन, जो कि हमें लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलती है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल जो कि संवैधानिक प्रमुख है ना। मुख्यमंत्री की बात करें तो यह वास्तविक प्रमुख हो जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स विधानसभा क्या है, यह एक विधायिका है। उच्च न्यायालय जो कि न्यायपालिका का प्रमुख हो जाता है राज्य से। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, राज्य सूची में कितने विषय हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52 विषय। इसी तरह दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे है। समवर्ती सूची की बात की है तो इसमें क्या हो जाएगा, केंद्र भी बनाता है और राज्य भी। तो अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र राज्य दोनों को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो भारतीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा। लोकसभा जो कि मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारतीय संविधान किस प्रकार का राज्य घोषित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें तो धर्मनिरपेक्ष की भी बात करता है ना, जिसमें सभी धर्मों को समानता का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ लोकतांत्रिक जो कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की बात करता है। गणराज्य जो कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है ना, कोई वंशानुगत राजा नहीं होता इसमें, जो कि गणराज्य के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से फ्रेंड यह तीनों ही भारतीय संविधान जो कि राज्य घोषित करता है।
चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, राष्ट्रपति किस सूची में दिए गए विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल संघ और समवर्ती सूची पर। राज्य सूची पर क्या राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है ओनली, है ना। संघ सूची की बात करें तो इसमें संसद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कुछ विषय आते हैं जिन पर अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। समवर्ती सूची में जहाँ संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इस तरह फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल संघ या समवर्ती सूची दोनों पर। चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, केंद्र सरकार की नीति निर्माण में किसका मुख्य योगदान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का, जो कि असली नीति निर्माता माने जाते हैं। वही अगर राष्ट्रपति की बात करें तो यह औपचारिक प्रमुख होता है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, जो कि न्यायिक कार्य करता है। राज्यपाल जो कि राज्य स्तर पर काम करता है। केंद्र पर इसका संबंध नहीं दिखाई देता किसी प्रकार का। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15 की बात करें तो राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 500 सदस्य हो सकते हैं राज्य विधानमंडल में। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 552। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र में संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तियों का विभाजन, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का संघीय मतलब बंटवारा करता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, जो कि कला हो गया, है ना, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया या समाज सेवी हो गए, इनमें से इनको नामित किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल दिखाई देता है, जो कि हमें अनुच्छेद आर्टिकल 56 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है ना, कार्यकाल की बात। 4 वर्ष जो कि हमें अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल देखने को मिलता है ना, 4 वर्ष का। 6 वर्ष किसमें हमें राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल देखने को मिलता है, 6 वर्षों का। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति पद का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा का सभापति होना, जो कि आर्टिकल की बात करें तो इसमें आर्टिकल 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति होता है ना। चलते अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो कि भारत सरकार की वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, जो कि हमें आर्टिकल 74 के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति के मतलब उच्चतम न्यायालय के निर्धारण के लिए, मतलब जज बनने के लिए उसकी कोई निश्चित आयु निश्चित नहीं की गई है संविधान में।
अगर हम बात करें 30 वर्ष, तो ये हमें राज्यसभा सदस्य के लिए देखने को मिलती है। लोकसभा की बात करें तो हमें 25 दिखाई देती है ना, 25 देखने को मिलती है। 35 वर्ष हमें राष्ट्रपति हेतु देखने को मिलती है। इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। PIL जो कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जो कि 1980 के दशक में हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। क्या था? पीएन भगवती ने शुरू की थी, है ना, पीएन भगवती व वीआर कृष्ण अय्यर ने, वीआर कृष्ण अय्यर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 62 वर्ष। 65 वर्ष किसमें फ्रेंड्स? सुप्रीम कोर्ट के जजों की हो जाती है ना, 65 ईयर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, गांव के सभी वयस्क नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सरपंच कौन होता है? सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। और ग्राम पंचायत सदस्य की बात करें तो यह निर्वाचित सदस्य होते हैं ग्राम सभा में। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वाचित अध्यक्ष, जो कि जिला परिषद सदस्य द्वारा चुना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आयुक्त, जो कि नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन 30 की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 33%, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन में महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। 74वें संशोधन के अंतर्गत नगर पालिकाओं की कितनी श्रेणियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 3 श्रेणियां हैं, जिसमें नगर निगम आ जाता है ना, और साथ ही इसमें नगर परिषद देखने को मिलता है, और साथ ही बात करें तो इसमें हमें नगर पंचायत देखने को मिलती है। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 73वें 74वें संविधान संशोधन में चुनाव कराने का कार्य किस संस्था का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग जो कि पंचायतों का हो गया या फिर नगर पालिकाओं के निर्वाचन का कार्य करती है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 5 ईयर्स का, जो कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है ना, 1993 के अंतर्गत इसका निर्धारण किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। NHRC में कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सहित बताना है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 सदस्य, जो कि अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। राज्य मानवाधिकार आयोग
SHRC की स्थापना कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल करता है ना। चलते अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। NHRC का मुख्यालय कहाँ है? हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था इस फैक्ट के रूप में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होती है, जो कि लोकसभा सदस्य हेतु होती है ना, लोकसभा के लिए होती है, लोकसभा का सदस्य है ना। 30 वर्ष किसकी होती है? राज्यसभा की होती है, राज्यसभा सदस्य की। वही बात करें 35 वर्ष की, तो ये राष्ट्रपति हो गया है ना, उपराष्ट्रपति हो गया। 21 वर्ष किसकी होती है? नगरीय निकाय चुनाव हेतु होती है, नगरीय निकाय। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एकात्मक न्यायपालिका हमें देखने को मिलते हैं हमारे देश में, है ना। द्वैध न्यायपालिका हमें अमेरिका में देखने को मिलती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। पंचायत व नगरपालिका को किस सूची में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में, जिसमें स्थानीय स्वशासन विषय हमें देखने को मिलते हैं ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। NHRC की सिफारिशें कैसी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सलाहकारी, जो कि NHRC की सिफारिशें सलाह के रूप में कार्य करती है ना, सलाह देने का कार्य करती है। इस तरह से फ्रेंड्स आज के हमारे यह 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं ना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। आई होप फ्रेंड आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक के रखिए अपना ध्यान और करते रहिए अच्छी प्रैक्टिस। चलिए, धन्यवाद।